ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, भाई ये टॉपिक है क्या? कभी भी कोई हेल्थ सर्विस आप किसी को अगर देना चाहते हो या कोई नई हेल्थ सर्विसेज आप शुरू करना चाहते हो तो उसकी स्टेप्स होती हैं कि कैसे उसको इवैल्यूएट करोगे कि भाई जो हेल्थ सर्विस आप दे रहे हो वो कैसे बनाना चाहिए, वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और फिर इवैल्यूएट भी करना चाहिए कि भाई कितना वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। उसके लिए स्टेप्स होते हैं और उसके अलावा एलिमेंट्स भी होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उन हेल्थ सर्विसेज में होनी चाहिए लोगों के हिसाब से। तो वो हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। तो वैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है कि स्टेप्स क्या क्या होती हैं आपको किसी भी हेल्थ सर्विस को इवैल्यूएट करने के लिए। सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है क्या इवैल्यूएट करना है, पहले तो वो डिसाइड करो। अब क्या इवैल्यूएट करना है में आ सकता है या तो आपको कोई स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करना है, यानी कि कोई हेल्थ फैसिलिटी इवैल्यूएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज को इवैल्यूएट करने जाना है, जैसे कि एमसीआई इंस्पेक्शन होता था, उसमें एमसीआई आती थी एक मेडिकल कॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए। तो इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर, एमसीआई आती थी, देखती क्या थी कि भाई आपके मेडिकल कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए हैं वो, या फिर मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन कितना है वो, नहीं फैकल्टीज़ रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सब कुछ देखती थी। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं ये सब। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इवैल्यूएट कर सकते हो दैट इज़ पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ही आप इवैल्यूएट करने लगो, फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज। सेकंड होती है या तो आप इवैल्यूएशन करो कोई प्रोसेस को, जैसे एमसीआई ही आती थी मगर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एमसीआई आई इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो वहाँ देखती थी कि भाई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वगैरह जो वहाँ पे किए जा रहे हैं उसको एवेल्यूएट करने आती थी, या फिर वो मेडिसिन डिपार्टमेंट चली गई और वेरियस प्रोग्राम्स के तहत देखा जा रहा है कि भाई ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस, स्ट्रक्चर पूरा के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप इवैल्यूएट करो। प्रोसेस कि आपने एक स्पेसिफिक प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो, या तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स देख रहे हो कि वो सही तरीके से हैं कि नहीं, या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स देख रहे हो कि वो सही तरीके से है कि नहीं। और फिर फाइनली या तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं आउटकम। आउटकम मतलब कि जो भी आप हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो उसने कितने लोगों को ठीक किया, या डिसेबिलिटी कम की, या सर्वाइवल बढ़ाया। कितने लोग हैं जो कि ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट आप अगर दे रहे हो उसका आपने इवैल्यूएशन किया, तो आप इवैल्यूएट करोगे कि भाई कितना उसने सर्वाइवल रेट बढ़ा दिया या फिर उसने डिसेबिलिटी रेट कम कर दिया। ये सारी चीज़ें आप आउटकम को इवैल्यूएट करते हुए देखते हो। तो पहली स्टेप आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या इवैल्यूएट करना है, या तो पूरा स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करना है, या थोड़ा स्पेसिफिक हो गए और प्रोसेस इवैल्यूएट करनी है, या फिर आपको आउटकम इवैल्यूएट करना है। आपने ये डिसाइड कर लिया, हाँ भाई हम ये इवैल्यूएट करेंगे। फिर आती है अगली स्टेप दैट इज आपने स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर लिए। अब ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं जब एवेल्यूएशन करते हैं, आपको क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल यूजी के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है कि भैया 50% लेके आओ तभी आप पास होगे। तो आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि भैया इतने तो लाने हैं वरना पास नहीं हो पाओगे। तो वैसे ही जब आप इवैल्यूएट करते हो किसी स्ट्रक्चर, प्रोसेस या आउटकम को, तो आप एक स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया सेट करते हो कि इतना तो होना ही चाहिए। ठीक, तो अगर आप स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर रहे हो तो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया सेट करते हो कि भाई इतनी फैसिलिटीज़ तो इस मेडिकल कॉलेज में होनी ही चाहिए। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो इतने इक्विपमेंट्स तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होने ही चाहिए। ये सब इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हो अगर आप कोई स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो आपने स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया रख दिया। अगर आप किसी प्रोसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो तो प्रोसेस के लिए भी आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम ओबीजी में गए, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ हमने बोला कि भाई साहब हर एएनसी के लिए हमको एटलीस्ट
6 चेकअप तो चाहिए हैं कि आपके यहाँ जो एएनसी रजिस्टर्ड होती है उसको एटलीस्ट 6 एएनसी चेकअप्स तो करवाने ही चाहिए। ये आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, ये क्राइटेरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आके फिर उन लोग चेक करते हैं। या फिर आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट गए और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत आपने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि हमको देखना कि हर लैब टेक्नीशियन एटलीस्ट 100 ब्लड स्मीयर्स देखता है कि नहीं देखता है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि भाई ये क्राइटेरिया आपने किसी प्रोसेस के लिए सेट कर दिया है कि आप अगर एएनसी सर्विसेज देख रहे हो तो आपने कहा कि एटलीस्ट 6 एएनसी चेकअप होते हैं कि नहीं। अगर आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई सर्विस चेक कर रहे हो या प्रोसेस चेक कर रहे हो कि भाई मलेरिया की जो स्लाइड्स होती हैं उसके लिए आप प्रोसेस चेक कर रहे हो, तो आपने बोला कि हर लैब टेक्नीशियन को एटलीस्ट 100 ब्लड स्मीयर्स तो एग्जामिन करने ही हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस क्राइटेरिया कि जब आप इवेल्युएट कर रहे हो किसी प्रोसेस को तो उसके तहत आपने एक प्रोसेस क्राइटेरिया सेट कर दिया। उसके बाद आउटकम क्राइटेरिया कि अगर आप किसी आउटकम को इवेल्युएट कर रहे हो, आपने स्ट्रक्चर छोड़ो प्रोसेस छोड़ो, हम सिर्फ आउटकम इवेल्युएट करेंगे किसी भी अस्पताल में जाके कि भैया वहाँ पे कितना सर्वाइवल रेट बढ़ाया गया, वहाँ कितना डिसेबिलिटी रेट कम किया गया, उसके लिए आप आउटकम क्राइटेरिया सेट कर देते हो। तो आउटकम क्राइटेरिया के तहत आप क्या बोलते हो, हमको बस ये देखना है कि आपने कितने पेशेंट्स आपके यहाँ जो आए उनको ठीक किया, या फिर हमको ये देखना है कि आपके यहाँ कितनी पेशेंट्स की मौतें हुई। इस तरह से आपने आउटकम क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ अगर 100 या उससे ज़्यादा मौतें होती हैं हम आपका अस्पताल ही बंद करा देंगे। या फिर आपके यहाँ अगर जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से अगर 80% ठीक होके जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको हम और आगे के एक्रीडेशंस देंगे। तो ये हो गया आपका आउटकम क्राइटेरिया। स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया, प्रोसेस क्राइटेरिया, आउटकम क्राइटेरिया। तो कितनी स्टेप हो गई हमारी इवैल्यूएशन की, हमने पहले तो डिटरमाइन कर लिया क्या इवैल्यूएट करना है, फिर हमने स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया सेट कर दिए अपने। फिर थर्ड नंबर पे हमारी स्टेप जो आती है इवैल्यूएशन के समय वो है मेथडोलॉजी प्लान करना। मेथडोलॉजी की सबसे पहली स्टेप ही वही होगी जो सेकंड थी, दैट इज स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया आपने सेट कर दिए अपनी प्लानिंग स्टेज में ही कि भाई ये स्टैंडर्ड्स तो होने ही चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ आपने देख लिया क्या इवेल्युएट करना, दूसरी चीज़ आपने स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया, तीसरी चीज़ आपने मेथडोलॉजी बना ली। अब चौथे नंबर पे आपने जब मेथडोलॉजी वगैरह बना ली, अब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, अब आप जानकारी निकालते हो। किन चीज़ों की जानकारी, वो सारे फैक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल या उस कम्युनिटी की हेल्थ सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, बहुत सारे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स यानी कि वहाँ पे सर्विसेज ठीक से दी जा रही हैं कि नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा है, ऐसा तो नहीं कि वो बीमारी को एग्रीवेट कर रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसा तो नहीं गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं वो अपने आप ही बीमार पड़ जाए। कल्चरल फैक्टर्स देखते हैं कि किस जाति धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, उस हिसाब से उनमें कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स कि भाई ऐसा तो नहीं नेतागिरी ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है, बहुत सारे। तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो जब आप किसी सर्विसेज को इवेल्युएट कर रहे हो। मेथडोलॉजी के बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों की हेल्थ सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर आपके पास जानकारी आ गई। अब इस जानकारी को आप एनालाइज करते हो। तो आपने टेबल्स बना ली, टेबल्स बना के उसको आपने टेस्ट लगा लिए, आपने काई स्क्वायर लगा लिया, आपने टी टेस्ट लगा लिया, आपने बहुत सारे टेस्ट हैं आपके पास। टी टेस्ट में भी अनपेयर्ड लगा सकते हो, आप पेयर्ड लगा सकते हो, आपने बहुत सारे टेस्ट लगा लिए और फिर आपने एसोसिएशन निकाल लिया। और उसके तहत आपने जब एनालिसिस कर लिया तो आपने इंटरप्रेट किया अपने रिजल्ट को या डेटा को, और फिर इंटरप्रेट करके आपने फीडबैक दिया कि भाई जो लोग हैं उनके हिसाब से क्या अच्छा हो रहा है और क्या ख़राब हो रहा है। तो आपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर लिया डेटा का और फीडबैक दे दिया, फीडबैक ले लिया बाकी सारे इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे कम्युनिटी में रहते हैं उनसे। तो उस तरह से आपने जानकारी एकत्रित करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, उसको इंटरप्रेट कर लिया कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं और ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन लोगों को बीमार करने के लिए, या जो हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं वो इतनी अच्छी या इतनी बुरी हैं।
तो आपने पूरा एनालाइज कर लिया कि भाई जो हेल्थ सर्विस को हम एनालाइज कर रहे थे वो इतनी अच्छी या इतनी बुरी है, वो आपको रिजल्ट्स उसके मिल गए। अब जब आपको रिजल्ट मिल गए हैं कि वो जो हेल्थ सर्विस को आप इवैल्यूएट कर रहे थे वो अच्छी है कि बुरी, उसके बाद आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेने के लिए आप क्या करते हो, अगर वो बुरी है तो आप उसको, अगर वो अच्छी है तो आप उसको और स्ट्रेंथन करते हो कि भाई हमको अच्छी है तो हमको और अच्छी करना है, ठीक। और फिर वही है कि अगर आपने रिजल्ट कहते हैं कि भाई ये जो आपकी हेल्थ सर्विस है वो बुरी है, अगर वो बुरी है तो फिर उस हेल्थ सर्विस को मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करो, सिंपल। तो आपने रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स को देख के फिर आपने एक्शन लिया, अगर वो अच्छी है तो उसको और अच्छी करना है, अगर वो बुरी है तो उसको मॉडिफाई करके अच्छी करना है, ठीक। तो ये आपने कर लिया, एक्शन ले लिया और उसको बेहतर करने की कोशिश कर ली। और फिर जब आपने बेहतर करने की कोशिश कर ली फिर आप री इवैल्यूएट करोगे। सबसे आखिरी स्टेप जो होती है इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज की, कि आप उसको री इवैल्यूएट करोगे। जब आपने मॉडिफाई और स्ट्रेंथन कर लिया है उसके बाद आप उसको री इवैल्यूएट करोगे कि कैसे जो भी हेल्थ सर्विस या हेल्थ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उनको और ज़्यादा रेलेवेंट बनाया जाए, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए। इसके लिए आप री इवैल्यूएशन करते हो सर्विसेज की, हेल्थ सर्विसेज के इवैल्यूएशन में सबसे आखिरी स्टेप में, ठीक। तो हमने क्या क्या किया स्टेप्स में, सबसे पहली चीज़ हमने की थी कि भैया हमने डिसाइड किया था कि हमको क्या इवैल्यूएट करना है, फिर हमने स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया सेट कर दिए थे। स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया सेट करने के बाद हमने मेथडोलॉजी बना ली, फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर रिजल्ट्स को एनालाइज किया, फिर उसके प्रति एक्शन लिया और रीवैल्यूएट किया। ये थी आपकी 7 स्टेप। याद करने के लिए बहुत सिंपल है कि एक कहानी के तौर पे आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ आप करोगे कि क्या आपको इवैल्यूएट करना है, उसके बाद कैसे, मतलब कि आपने देख लिया कि भाई हम उसको स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे, उसके बाद आपने कैसे करने के लिए आपने उसको मेथडोलॉजी बना ली। मेथडोलॉजी जब बनाई उसके बाद इंफॉर्मेशन, जानकारी ले ली। इस जानकारी का क्या करोगे आप, इस जानकारी का एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला अच्छा है कि बुरा है, तो आप एक्शन लोगे कि अगर बुरा है तो मॉडिफाई करेंगे, अच्छा है तो स्ट्रेंथन करेंगे, और सबसे आखिरी में ये जो एक्शन लिया है इसको रीवैल्यूएट करो कि कैसे और रेलेवेंट, और एफिशिएंट और इफेक्टिव इसको कर सकते हैं, ठीक। तो एक कहानी के तौर पे याद रखोगे तो याद रहेगा। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये वाइवा में पूछा जाता है, याद रखना कि एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं। किसी भी हेल्थ सर्विस को अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हो तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि भाई हर हेल्थ सर्विसेज में ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, या कोई भी हेल्थ सर्विस आप दे रहे हो तो ये चीज़ें तो उसमें होनी चाहिए, ऐसी तो होनी ही चाहिए, ठीक। सबसे पहली जब आप इवैल्यूएशन की बात करो या किसी हेल्थ सर्विसेज की बात करो तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट यानी अप्रोप्रिएट, यानी कि लोगों की नीड के हिसाब से होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ यार मैं ना एक नई वैक्सीन लेके आना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया चीज़ है, ले आओ। कौन सी वैक्सीन लाना चाहता हूँ, मैं ना पोलियो की नई वैक्सीन ईजाद करना चाहता हूँ। बोलेंगे घंटा, पोलियो तो इरेडिकेट हो गया है, हमको पोलियो की वैक्सीन नहीं चाहिए। भाई साहब हमारी ज़रूरत अभी किस चीज़ की है कि तुम कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीन लाओ तो काम चलेगा। तो रेलेवेंस यानी क्या होता है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो सर्विस होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस समय कोई वैक्सीन लाना चाहता हूँ तो मैं किसकी लाना चाहूँगा, भाई मैं कोरोना की वैक्सीन लाऊंगा, तब लोग बोलेंगे हाँ बढ़िया है क्योंकि हमारी नीड के हिसाब से है। तो पहली चीज़ वो जो सर्विस है वो रेलेवेंट होना चाहिए, तो रेलेवेंस देखेंगे उसका। फिर मान लो कि गलती से मैंने कोरोना की वैक्सीन बना भी दी, बढ़िया। अब ना सेकंड चीज़ आती है एडिक्वेसी, कि वो ना एडिक्वेटली अवेलेबल होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट का मतलब होती है कि भाई सफिशिएंट होनी चाहिए, कि भाई
जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से होनी चाहिए, एडिक्वेट। ऐसा ना हो कि भाई 125 करोड़ हैं तो मैंने बोला मैंने ना 1000 वैक्सीन्स की डोज मेरे पास अवेलेबल है, क्या हो जाएगा, मतलब दाढ़ भी गीली नहीं होगी भारत की। तो वही है, एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। तो एडिक्वेसी आपको देखना है, रेलेवेंट तो ठीक है कि हमने उनकी ज़रूरत के हिसाब से बना ली, उसके बाद एडिक्वेट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 125 करोड़ की आबादी में आप सिर्फ और सिर्फ कितना, मान लो कि 1 करोड़ लोगों को दे रहे हो तो बाकी 124 क्या बेवकूफ़ हैं? तो नहीं, आपको एडिक्वेट अमाउंट में फिर उस सर्विस को देना है। चलो बढ़िया, आपने बोला ठीक है भाई साहब, ये भी ठीक है, हमने एडिक्वेट अमाउंट में भी अवेलेबल करा दी। अब होती है क्या, एक्सेसिबिलिटी ना। आप जो हेल्थ सर्विस दे रहे हो वो लोगों को एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, यानी कि जिस पॉपुलेशन को उसको इस्तेमाल करना है उसके लिए एक्सेसिबल वो फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है, रेलिवेंट है, हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली, एडिक्वेट है, ठीक है, हमने 125 करोड़ की जनता के हिसाब से डोजेज भी बना ली। एक्सेसिबिलिटी में हमने बोला यार हम ना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कैलकाटा, चेन्नई, बस हम इन 5 बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हम रखेंगे और हम कहीं नहीं लगाएंगे, जिसको भी लगवानी हो आ जाओ। तो क्या ये एक्सेसिबल है सबके लिए? आई डोंट थिंक सो। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन जिसको वो सर्विसेज मिलनी है उनके हिसाब से एक्सेसिबल होनी चाहिए, हर किसी को आसानी से उस तक पहुंच जाए ऐसी सर्विस देनी चाहिए। समझ गए? तो दैट इज एक्सेसिबल, कि आपने एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल तो करा दी, लेकिन क्या वो एक्सेसिबल है सबको? ये याद रखना कि सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए वो। चलो ये भी ठीक है, हमने बोला हमने रेलिवेंट के हिसाब से कोरोना वैक्सीन बना दी, हमने एडिक्वेसी के हिसाब से 125 करोड़ को बना दी, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हमने बोला कि हमने एवरी सिटी में हम कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। चलो बढ़िया, हमने एक्सेसिबल भी बना दिया। अब होता है एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल में क्या होता है ना कि याद है वो पहले जब रेबीज का टीका लगता तो 14 इंजेक्शन पेट में टोचे जाते थे। हमने बोला ऐसी वैक्सीन है भाई साहब कि ना 14 डोज लगवाएंगे हम और डेली आपको पेट में टोचा जाएगा इंजेक्शन। हालांकि अभी हालत ये है कि घंटा कोई एक्सेप्टेबिलिटी देखे बोले हमको तो वैक्सीन लगा दो, हमको जिंदा रहना है। लेकिन 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 एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए वहाँ जहाँ भी आपको उस हेल्थ सर्विस को देना है उसकी सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से। हम बोलेंगे यार ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, इसको ना अंडे के साथ खाओगे तो बेहतरीन इफेक्ट शो करेगी। वो अच्छा, मतलब फिर तो मतलब वो जातिवाद और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो एक्सेप्टेबल हर सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी भाषा में बात करें, हम ना ये कोई हेल्थ सर्विसेज फॉर एग्जांपल भारत ने कहा कि हमको ना पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमको उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, सारे आदमियों को पकड़ो और कटवा दो कि भाई मेल स्टेरिलाइजेशन करवा दो। भाई साहब अगर आपको पता है कि इंडिया में मेल इज़ टू फीमेल का रेशो देखा जाए तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल बोलते हैं हम तो मर्द हैं, हम नहीं कटवाएंगे। तो मेल स्टेरिलाइजेशन कोई नहीं मानता। या आप बोलो कि आपने क्या किया कि आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, मान लो स्क्रीनिंग कर रहे हो और स्क्रीनिंग के लिए आप बोल रहे हो कि आप रेक्टल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हो। तो आप किसी एक कम्युनिटी में गए और बोलेंगे कि सर हम ना पीआर करना चाहते हैं, प्यार नहीं पीआर, पीआर मतलब हम ना पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं आपका, वो चप्पलों से मारेगा आपको। तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जो भी सर्विस आप वहाँ देना चाह रहे हो उस कम्युनिटी में वो ना एक्सेप्टेबल होना चाहिए वहाँ के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे कि आप बोलो हम ना एक सर्विस शुरू कर रहे हैं लेकिन उसके लिए ना हमको लोगों का 20-20 ml ब्लड निकालना है। चलो बड़े तो मान जाएंगे, आप किसी फैमिली में जाके बोलो हमको 1 साल के बच्चे का खून निकालना है, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं,
वो बोले हमारे बच्चे का खून निकालोगे, फिर आपकी सुटाई हो जाएगी। तो एक्सेप्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए उस कम्युनिटी के हिसाब से। आपको पता है कि इंडिया में मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए नहीं मानते हैं लोग, फिर भी आप पीछे पड़ोगे तो बहुत छुटाई होगी। आप जाओगे वहाँ पे बोलोगे हम स्क्रीनिंग फॉर रेक्टल कैंसर कर रहे हैं, पर रेक्टम एग्जामिनेशन करना है, बहुत छुटाई होगी। तो ऐसी चीज़ें मत करना, ऐसी चीज़ें करना कि एक्सेप्टेबल हो। आपने बोला ठीक है भाई साहब, ये भी ठीक है, आपको एक्सेप्टेबल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमने जो कोरोना की बनाई थी हम इंट्रानेजल देंगे। तो सिंपल है, इंट्रानेजल में परेशानी नहीं होगी उनको। या फिर आपने बोल दिया हम ना इसको ओरल देंगे, इसमें भी परेशानी नहीं होगी उनको। तो आपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन बनाई, आपने एडिक्वेट अमाउंट में वैक्सीन बना दी, आपने एक्सेसिबल कर दी, हर सिटी में दे दी, एक्सेप्टेबल कर दी। आपने बोला चलो हम ओरल देंगे या इंट्राडर्मल देंगे, तो आपने सारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो गई। अब अगली चीज़ जो आपको एलिमेंट्स में देखनी है, जो आपने हेल्थ सर्विस दे रहे हो कितनी इफ़ेक्टिव है। आपने वैक्सीन तो दे दी, पर क्या उसने लोगों की जान बचाई? तो उसके लिए क्या है, आपने ये देखा कि जो आपके टारगेट्स थे या ऑब्जेक्टिव्स थे वो कितने, यानी कि जो पीक थी कोविड की क्या वो कम हुई? आपने ये देखा कि जो केसेस थे कोविड के आने, न्यू केसेस दैट इज इंसिडेंस, क्या वो कम हुआ? आपने ये देखा कि जो हमको हर्ड इम्यूनिटी लानी थी क्या वो बढ़ी? तो इससे आप इफेक्टिवनेस देखोगे कि आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स पूरे हुए कि नहीं हुए जब आपने वो वैक्सीन या वो हेल्थ सर्विस दी। तो इफेक्टिवनेस आप चेक करोगे कि हाँ भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स जो थे वो पूरे हो रहे हैं। अब हमने जब वैक्सीन लगा दी तो हर्ड इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि जो ससेप्टेबल हैं वो कम हो रहे हैं, जो इंसिडेंस है केसेस का वो भी कम हो रहा है। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, तो इंसिडेंस भी कम हो रहा है, यानी कि हाँ भाई साहब इफ़ेक्टिव है। अब आपने इफ़ेक्टिवनेस भी देख ली, तो फिर इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम हमेशा एफिशिएंसी भी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है कि आपने अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया उस चीज़ को देते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोविड को देने के लिए हमने बोला कि ये ना बहुत ही स्पेशल वैक्सीन है और सिर्फ डॉक्टर्स ही इसको लगा सकते हैं, मतलब कि जो ससेप्टेबल हैं या जो आम जनता है उसको सिर्फ डॉक्टर ही ये वैक्सीन दे पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा तरीके से दी जाती है। तो क्या आपने अपने रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल किया? नहीं, क्योंकि आपके पास ग्रास रूट लेवल वर्कर्स थे, उनका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे वैक्सीन देने में। या फिर आपके पास एएनएम वगैरह इतनी सारी हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ग्रास रूट लेवल में। आंगनवाड़ी वर्कर है आपके पास, आशा है आपके पास, इनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। तो इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम एफिशिएंसी भी देखते हैं कि भाई रिसोर्सेज का पूरी तरह से आप इस्तेमाल भी कर पाओ उन वैक्सीन, उन सर्विसेज को देते समय। तो आपने बोला ये भी ठीक है, हमने इफ़ेक्टिवनेस के साथ एफिशिएंट भी, हमने क्या किया था वहाँ याद है, ओरल दे दी थी, तो ओरल में एएनएम आराम से दे सकती है ओरली, तो आपने ओरल तरीके से दे दी वैक्सीन को। तो आपने इफ़ेक्टिवनेस भी अच्छी रखी, एफिशिएंसी भी अच्छी रखी। अब सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि क्या कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हो गया? आपको ये देखना, क्या कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है? तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या रहा, जो भी आप हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो उसके लिए। यहाँ पे हमने वैक्सीन का एग्जांपल लिया था, तो जब आपने पूरी वैक्सीन दी, आपने सबको लगा दी, उसके बाद आपने ओवरऑल देख लिया कि भाई यहाँ पे 100 से भी कम केसेस आ रहे हैं, पूरे देश में 100 से भी कम केसेस आ रहे हैं। आपने बोला बहुत बढ़िया चीज़ है, इफ़ेक्टिव है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। और आपने क्या देखा कि लगाने के बाद जो सेकेंडरी वेव है वो नहीं आई, तो आपने बोला ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ, ओवरऑल इफेक्ट हमारे प्रोग्राम का बहुत अच्छा हुआ है। तो ये होती हैं कुछ एलिमेंट्स आपके एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनके। तो आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे वो सरसों के बीज होते हैं ना, उससे राई, RAA,
EEI, राई। ऐसे याद रख सकते हो आप राई के थ्रू। तो राई का R क्या है? रेलिवेंट, ए क्या है? एडिक्वेट, ए क्या है? एक्सेसिबल, ए क्या है? एक्सेप्टेबल, E फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आई इज फॉर इम्पैक्ट। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, या आप लाइन से भी जैसे कहानी के तौर पे याद रख सकते हो। रेलिवेंट यानी कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, फिर एडिक्वेट यानी कि सबको मिलनी चाहिए। अब सबको मिल रही है तो सब तक पहुंचनी भी चाहिए, सब तक पहुंच रही है तो सबको एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, सबने एक्सेप्ट कर ली तो उतनी इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए जितनी हमने सोचा है, इफ़ेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होनी चाहिए, और इम्पैक्ट उसका कैसा है ये देखना। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो अगर मैं सवाल की बात करूं तो थ्योरी में तो इसमें सवाल आता है शॉर्ट नोट पे कि भाई इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज बताओ, तो आपसे बनना चाहिए, या वेरी शॉर्ट नोट में आपको आ जाता है कि स्टेप्स बताओ इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के, तो आपको बननी चाहिए। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में सीधा बोल दिया जाता है कि भाई बताओ स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, तो ये आपको बनना चाहिए। उसके अलावा वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उनको बताओ, तो आपको ये एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो अलग से मुझे सवाल मिला तो नहीं पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपसे एलिमेंट्स पे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।